हेलो एवरीवन, मैं हूं उशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के बारे में। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹500। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो हर कंट्री में एक एपेक्स यानी कि एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी मार्केट का लीडर होता है या उसे रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना और इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। सेंट्रल बैंक को हम हाईएस्ट या सेंट्रल पोजीशन पर रखते हैं क्योंकि ये जो बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का और मनी मार्केट होता है, इसे कंट्रोल करता है, यानी इसकी हाईएस्ट पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन होती है मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर में। अब सेंट्रल बैंक को बनाया क्यों गया, इसके स्टैब्लिशमेंट किस वजह से हुई, इसके रीजंस जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 में एक इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे थे कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है इसको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में ये रिकमेंडेशन आया कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कुछ सेंट्रल बैंक्स के नाम देख लेते हैं। यूएस के सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, यूके का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी यूरोपियन सेंट्रल बैंक और इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की हिस्ट्री क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1 1935 में और आरबीआई एक्ट है 1934। जो प्रोविजंस हैं जिसके द्वारा आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था वो है आरबीआई एक्ट 1934 के, और आरबीआई ने काम शुरू किया था या एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। अब आरबीआई की जो ये स्थापना की गई थी, ये स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पर। ये 1926 में कंस्टिट्यूट की गई थी जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं। सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक जो है इंडिया का, इसका जो सेंट्रल ऑफिस है या हेड ऑफिस है इस समय मुंबई में है। पहले ये कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था बट 1937 से परमानेंटली इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। स्टार्टिंग में जब आरबीआई बनाया गया था तो ये प्राइवेटली ओन्ड था, यानी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, बट 1 जनवरी 1949 में इसे नेशनलाइज कर दिया गया जिसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक हो गया, यानी कि आरबीआई इज़ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले ये प्राइवेट बैंक था बट नेशनलाइजेशन के बाद से ये एक फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट बैंक है। यहाँ याद रखिएगा कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में हुआ था और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। अब स्टार्टिंग में जब इस बैंक को बनाया गया था तो कुछ मेन कारण थे या कुछ मेन एक्टिविटीज़ थी जो ये परफॉर्म करता था। पहला था बैंक नोट्स को इशू करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए रिजर्व्स को मेंटेन करना, और जो क्रेडिट और करेंसी सिस्टम है कंट्री का, यानी कि कितना पैसा, कितनी करेंसी सिस्टम में रहेगी या कंट्री में रहेगी, इसको ऑपरेट करने का काम आरबीआई करता था। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं जिसके बारे में पहले एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अप्रैल 1947 तक आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा का भी काम किया है, यानी बर्मा जो कि आज के टाइम में म्यांमार है, अप्रैल 1947 तक आरबीआई बर्मा यानी कि म्यांमार का सेंट्रल बैंक था। और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक एज अ सेंट्रल बैंक काम किया है आरबीआई ने जून 1948 तक। नेक्स्ट है आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसे देख लेते हैं। तो आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है और जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है आरबीआई एक्ट के अनुसार। पहले कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। दूसरा नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं जो कि
जिसमें से 10 डायरेक्टर्स अलग अलग फील्ड से और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और 4 अदर डायरेक्टर्स भी होते हैं जो 4 लोकल बोर्ड से अपॉइंट किए जाते हैं, और इन लोगों का कार्यकाल या वर्किंग टाइम है 4 ईयर्स तक का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आप देख सकते हैं गवर्नर है, उनके बाद है डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, इसके बाद है डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन सपोर्ट स्टाफ। जो फुल टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पोजीशन पर गवर्नर हैं जो कि इस समय है श्री शक्तिकांत दास। इनके अंडर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स काम करते हैं, श्री बीपी कनूगो, श्री एमके जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा और श्री एमआर राव। ये 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। फुल टाइम की अगर हम बात करें तो 1 गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। 4 से ज़्यादा डेप्यूटी गवर्नर्स नहीं रखे जाते हैं। अब हम गवर्नर्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। इसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, यानी कि शॉर्ट में हम इन्हें कहते हैं सीडी देशमुख। ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। और प्रेजेंट में 25th गवर्नर हैं आरबीआई के श्री शक्तिकांत दास, जो कि 12 दिसंबर 2018 से इस पोजीशन पर हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन थे, तो ये थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और प्रेजेंट गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इसे देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन या मेन फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस के, एक्सेप्ट 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के जो कॉइन्स होते हैं या जितने कॉइन्स होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी सारे करेंसी नोट्स को आरबीआई इशू करता है। यहाँ पर याद रखें कि 1 रुपए का जो नोट होता है या सिक्के होते हैं, इनको आरबीआई इशू नहीं करता है, इससे मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इशू करता है। तो आरबीआई इसके अलावा जितने और करेंसी नोट्स होते हैं उनको इशू करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 500 का नोट है एक, और एक ये 1 रुपये का नोट है। 1 रुपये के नोट को आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस इशू करती है, और इस पे साइन फिनांस सेक्रेटरी का होता है। जबकि जो बाकी नोट हैं, चाहे आप 200 का नोट की बात करिए, 500 के नोट की बात करिए, 2000 के नोट की बात करिए, यहाँ पर ये क्या होता है, आरबीआई इशू करती है, और इस पे साइन आरबीआई गवर्नर का होता है। ये हमारे पूर्व जो गवर्नर थे, प्रीवियस गवर्नर थे श्री उर्जित पटेल, उनकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर है। अब जो ये करेंसी इशू की जाती है, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर इशू की जाती है, जो कि 1956 से चला आ रहा है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब है कि कुछ रिजर्व रखी जाती है, उसके बाद नोट्स को इशू किया जाता है। इसमें 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखा जाता है, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड है और बाकी सब फॉरेन करेंसीज हैं। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर मनी रिसीव करता है और पेमेंट करता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई मनी रिसीव हो रहा है, कोई पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो भी आरबीआई के द्वारा रिसीव होता है, यानी आरबीआई उस गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसीव करता है। और अगर कोई पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी आरबीआई ही करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को परचेज करके भी टेम्परेरी ग्रांट्स आरबीआई प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो एज एन रिप्रेजेंटेटिव वर्क करता है या एज एन रिप्रेजेंटेटिव जाता है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स जो भी होती हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक या अदर बैंक्स होते हैं, उनके लिए आरबीआई बैंकर का काम करता है। जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, इनको अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। इन सब के बारे में भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो जो ये सीआरआर होता है, इसकी परसेंटेज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और अगर कोई भी क्राइसिस या प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है,
और कहीं से भी पैसे के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, फिनेंशियल हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का काम करता है। यानी कि जो अदर बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास आ सकते हैं मॉनेटरी या फिनेंशियल हेल्प के लिए। ये चाहे अदर बैंक्स हो या गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का काम करता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। आरबीआई के सेक्शन 40 के हिसाब से ये बैंक की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो रुपी के लिए एक्सटर्नल वैल्यू को मेंटेन करके रखे। यानी कि अभी हमने जो पढ़ा था कि 200 करोड़ रुपए रखे जाते हैं एज अ रिजर्व, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड है और बाकी फॉरेन करेंसीज हैं। तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि वो फॉरेन करेंसीज को मेंटेन रखे ताकि रुपी को इशू किया जा सके। और जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनके लिए कस्टोडियन का काम करता है। आरबीआई की कस्टडी में इंटरनेशनल करेंसीज को रखा जाता है। यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम है, एक्सचेंज कंट्रोल सिस्टम है, इसको मेंटेन करने का काम आरबीआई का है। जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है ये डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू सेट किया जाता है, बट अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं एक्सचेंज रेट में तो उसको आरबीआई कंट्रोल कर सकता है या उसमें इंटरवेंशन कर सकता है। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आरबीआई वीकली स्टेटमेंट्स को पब्लिश करता है जो बैंकिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी वर्किंग ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट होते हैं, और बैंकिंग, करेंसी, फिनांस और अदर मैटर्स पर कुछ रिपोर्ट्स लेकर के आता है। नेक्स्ट है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इंडिया में जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करने का काम, डायरेक्शन करने का काम, ये सारा आरबीआई के अंतर्गत होता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के डायरेक्टिव्स इशू करती है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स है वो किस प्रकार से काम करेंगी इसके बारे में डायरेक्शन उनको आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। कुछ कार्य जो है वो आरबीआई करता है, जैसे कि बैंक्स को लाइसेंस देना, और अगर किसी बैंक ने मिसमैनेजमेंट किया तो उसके लाइसेंस को कैंसिल करने का काम भी आरबीआई करता है। इसके अलावा मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना रहेगा, कितना सीआरआर रखा है, कितना एसएलआर रखा है, ये सारी चीज़ें आरबीआई के द्वारा देखी जाती हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस। तो हमारी कंट्री में जो बैंकिंग डेवलपमेंट है इसके बारे में जो डायरेक्शंस होते हैं वो आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। आरबीआई कई बैंकिंग सेक्टर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इमरजेंस यानी उनको स्टार्ट करने और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी असिस्टेंस देता है, जैसे कि नाबार्ड, आईडीबीआई, यूटीआई, इन सब के डेवलपमेंट, इन सब के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड जो असिस्टेंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं वो आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। किस तरीके से काम करेंगी इसके बारे में भी डायरेक्शंस आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। हमारी इकोनॉमी में कितनी मनी या कितनी करेंसी फ्लो करेगी इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। इसके लिए वो कई मेजर्स लेती है, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। अगर इकोनॉमी में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से डिफ्लेशन या अदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो इसलिए आरबीआई कंट्रोल मेजर्स लगाती है, रेगुलेट करती है थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी इकोनॉमी है इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मेंटेन रहे। तो आज के इस वीडियो में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, किस तरीके से इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है और इसके फंक्शंस क्या रहे हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।